नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पार्ट है, और इसमें अपन पढ़ेंगे जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या जिसको अपन बोलते हैं नियंत्रित कंट्रोल्ड कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। और ये उस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है किस प्रकार की स्ट्रक्चर में की जाती है, इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। और उन स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अपनी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 321 थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, और जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहा जाता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सर प्रोटेक्शन मतलब इसको आप समझ सकते हो कंट्रोल्ड, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब है, आपको पता है कि इसमें क्या होती है, खेती होती है। क्या होती है बेटा, खेती होती है। अब ये कंट्रोल्ड भी है, पर ये कंट्रोल्ड क्या है, कंट्रोल्ड आपकी वहां की सर्कमस्टेंस होती है, मतलब वहां की जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्या होता है कि सर इन्वायरमेंट वहां का कंट्रोल्ड होता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो समझना है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपन बात करते हैं तो नियंत्रित मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, ग्रीन हाउस का नाम सुना है आपने? ग्रीन हाउस का नाम सुना है कि सर बिल्कुल सुना है। एक प्रकार का ढांचा होता है, उस ढांचे में क्या करते हैं, उसमें खेती करते हैं। क्या करते हैं बेटा, खेती करते हैं। क्यों करते हैं, उसमें खेती क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं करते हैं? बाहर खेती क्यों नहीं करते हैं, उस ढांचे में ही क्यों करते हैं? क्योंकि सर वहां पर एक तो वहां की जो कंडीशन है, जैसे कि वायु है, वहां का तापमान है, और वहां की जो भी कंडीशन है, जल वगैरह है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपन नियंत्रित रूप से देते हैं। किस रूप से देते हैं, नियंत्रित रूप से देते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में देते हैं। और उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है, ये ग्रीन हाउस के द्वारा पॉसिबल हो पाती है। किसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है बेटा, ग्रीन हाउस के द्वारा पॉसिबल हो पाती है। तो वन बाय वन अब अपन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। मतलब इसका मेन एक उद्देश्य मैं ये भी मान सकता हूँ कि अभी जैसे कंडीशन नहीं है, अभी जैसे कि आपके खीरा उगाने की, खीरा उगाते हैं ज्यादातर, अपन बात करते हैं ना ग्रीन हाउस में खीरा उगाते हैं। तो खीरा उगाने के लिए अभी बाहर अपन उगाए खेत में, तो उसमें क्या नहीं है, उसमें पॉसिबल नहीं है। अगर अपन उसी को ग्रीन हाउस में उगाए तो आराम से उगा सकते हैं। मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग का नाम सुनते हो, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो। उसको ही तो कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। उसी प्रकार से इसमें इन्वायरमेंट नहीं होता है, उस फसल के लिए अनुकूल, प्रतिकूल में भी क्या कर देते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, तकनीक है। ये एक प्रकार की क्या है बेटा, तकनीक है, जिसमें जिसमें नियंत्रित जिसमें नियंत्रित जलवायु कंडीशन में क्या की जाती है, नियंत्रित जलवायु में क्या की जाती है, खेती की जाती है, फसलों को ग्रो किया जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन ओवरऑल कहते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। इसमें CO2 मान लो, O2 मान लो, तापमान मान लो, ये क्या रहते हैं, ये कहीं ना कहीं नियंत्रित रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रहते हैं। अपन चाहते हैं कि अपने को CO2 कम करनी है, तापमान कम करना है, O2 कम करनी है, O2 ज्यादा करनी है, तो वो सारी चीजें अपने हाथ में रहती है। अपन बाहर जैसे अपने खेत में उगा रहे हैं, बाहर जैसे ओपन में उगा रहे हैं, तो ओपन में अपने कंट्रोल तोड़ना रहती है कि सर नहीं रहती है। जैसे कि अपन बात करें कि अपन अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। AC लगा ली अपन ने, पंखा लगा लिया, इसके साथ में क्या आप बाहर AC लगा सकते हो?
बाहर खुले में क्या ऐसे लगा सकते हो कि सर नहीं लगा सकते, खुले में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये है अपने कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, मतलब जो अपने वातावरण है उसको क्या किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कि अपन बात करते हैं जो अपने फसलें हैं, जैसे कि रबी की फसलें हैं, क्या है बेटा, रबी की फसलें हैं, और वो अपन खरीफ सीजन में उगाना चाहते हैं, किसमें, खरीफ सीजन में उगाना चाहते हैं। अब रबी की जो फसलें हैं वो कम तापमान पर क्या होगी, ग्रो होगी, तो यहाँ का तापमान क्या कर देंगे, ग्रीन हाउस का तापमान कम कर देंगे। और अगर खरीफ वाली रबी में उगानी हो तो इसका तापमान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जो भी कंडीशंस है वो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कि सर ये क्यों करते हैं अपन, ये क्यों अपनाते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? इसका पहला लाभ है कि साल भर उत्पादन होता है। एक तो पूरे ईयर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन चलता रहता है। वो चाहे आपकी खरीफ की सीजन हो, जायद की सीजन हो, कोई भी सीजन हो, उसमें पूरे ईयर क्या रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है। सेकंड अपने आता है जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। मतलब जो जल है, आपको पता है खेतों में तो अपन ऐसे ही देते हैं, पर वहां पर अलग अलग ग्रीन हाउस में सिंचाई के मेथड्स होते हैं, सिंचाई की विधियां होती है, वो भी अपन अलग अलग पढ़ेंगे। वो भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। तो जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं रोग और कीटों का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। रोग कीटों का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और इससे फसलों की गुणवत्ता कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। गुणवत्ता कहीं ना कहीं क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या रहते हैं मेजर, अपने जो ग्रीन हाउस है उसमें अपन फसलें ग्रो करते हैं तो उसके मेजर क्या है, बेनिफिट्स है, मेजर क्या है, एडवांटेज या मेजर लाभ है। तो आपको पता चल गया क्या, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अपने जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है नियंत्रित, मतलब अपने को नियंत्रित वातावरण की परिस्थितियों में फसल उगानी है। अब नियंत्रित में क्यों उगाएंगे, जब खरीफ की सीजन है, खरीफ की फसल उगानी है तो बाहर से भी अपन कर सकते हैं, बाहर खेत में भी उगा सकते हैं। पर अपन क्या करते हैं, जैसे खरीफ की सीजन है, रबी की उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रीन हाउस की स्ट्रक्चर अपने लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें कंट्रोल्ड अपन परिस्थितियां देंगे, सर्कमस्टेंस देंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन पर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। इससे कहीं ना कहीं उपज भी क्या होती है, बढ़ती है। उपज भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो देखिएगा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड जो ग्रीन हाउस है, मतलब जो अपने बात करें कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में क्लाइमेट मतलब जलवायु का जो नियंत्रण करते हैं उसके बारे में भी अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किसमें करते हैं, कि सर ग्रीन हाउस में करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस का ही आप क्या पढ़ो, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का तो पता चल गया है क्या, ये वह है खेती की तकनीक जिसमें कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंस में या जो कंट्रोल्ड अपनी परिस्थितियां होती है उसमें क्या करते हैं, फसल को ग्रो करते हैं। और जिसमें क्या क्या चीजें कंट्रोल रहती है, तापमान, वायु, CO2 वगैरह क्या रहती है, नियंत्रित रहती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। देखिएगा इंग्लिश वाले इंग्लिश के माध्यम से समझ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी के माध्यम से। तो ग्रीन हाउस एक प्रकार की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसकी दीवारें, छत कैसी होती है, पारदर्शी, मतलब जिनको अपन आसानी से देख सकते हैं, पारदर्शी सामग्री की, जैसे कांच से क्या होती है, बनी हुई होती है, और जिसमें उन पौधों को उगाया जाता है जिससे नियंत्रित जलवायु की परिस्थितियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब जो ग्रीन हाउस है बेटा वो ये क्या होती है, पारदर्शी स्ट्रक्चर से उसकी दीवारें, टोटल जितने भी दीवारें हैं वो दीवारें क्या होती है कि सर वो पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है कि सर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है उनको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है उससे उसकी दीवारें बनी होती है, उनमें अपन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और प्लांट्स से जो कि नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मतलब खरीफ की सीजन में रबी की फसलें उगा रहे हैं तो उनको नियंत्रित ही तो जरूरी होगी कि सर बिल्कुल। तो ये अपने क्या होता है, ग्रीन हाउस। अब इसके बाद में देखिएगा
जब वातावरण में CO2 की परत बनने के कारण परिवेश का तापमान बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। मतलब अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो नाम सुना है आपने। जब वातावरण में CO2 की परत बनने के कारण, वातावरण में CO2 की परत बन जाती है तो परिवेश का तापमान क्या हो जाता है कि सर परिवेश का तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब जो वातावरण है, वातावरण में CO2 की परत क्या हो जाती है, बन जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे तापमान बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ग्रीन हाउस, तो समझ में आ गया ना। अभी मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के। ग्रीन हाउस को ढकने वाली सामग्री भी इसी प्रकार के, इसी तरह कार्य करती है, क्योंकि यह छोटी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। मतलब जो ऊपर लगाते हैं, ऊपर रूफ पर लगाते हैं ना, जैसे साइड की दीवारें हो गई, साइड की दीवारों के अलावा आप रूफ पर भी तो लगाओगे तो वो भी क्या रहती है, पारदर्शी रहती है, जबकि लंबी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। अगर उसके लिए शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, उसके लिए तो वो क्या रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। और अगर अपन बात करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन हो तो उस कंडीशन में वो क्या रहती है, अपारदर्शी रहती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब ग्रीन हाउस के अपने को क्या देखने हैं, लाभ देखने। ग्रीन हाउस के क्या देखने बेटा, लाभ देखने। क्या क्या लाभ है, तो सबसे पहले तो अपने को है, जो भी चाहे उसके लिए आवश्यक जलवायु कंडीशन हो ही नहीं, पर फिर भी उसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अपन तो नियमित जलवायु कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। तो देखिएगा ग्रीन हाउस में आवश्यक पौधों की पर्यावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण वर्ष भर में 4 से 5 फसलें उगाई जा सकती है। मतलब जैसी उनको कंडीशन चाहिए वैसी दे दी जाती है उसको, जैसी कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन उसको दे देते हैं। वो चाहे रबी की हो, खरीफ की हो, किसी भी सीजन की हो, और 4 से 5 फसलें एक साल में उगा सकते हैं ग्रीन हाउस में। इसके बाद में आता है फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है। फसलों की जो उपज है, उपज में क्या होगी बेटा, काफी वृद्धि होगी। इसके साथ में ही उत्तम गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता भी क्या रहती है, अधिक रहती है। जो भी अपन बात कर रहे थे ना वही चीजें आ जाएगी सारी। गुणवत्ता क्या रहती है, सही रहती है। और ग्रीन हाउस में जो अपने पास में इनपुट होते हैं, जो अपने पास में इनपुट होते हैं, जो कि अपन यूज में लेते हैं, जैसे कि पानी, उर्वरक, बीज, पौधों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों जैसी विभिन्न सामग्रियों के कुशल उपयोग के लिए उपकरणों की अच्छी तरह से बनाए रखा जा सकता है। मतलब अपन बात करते हैं तो ये चीज याद रखिएगा। मैंने कहा था जल उपयोग दक्षता, वैसे ही पानी हो, उर्वरक हो, बीज हो, पौधों की सुरक्षा हो, उनकी दक्षता कहीं ना कहीं क्या होती है, बढ़ती है। कि सर कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं अपने जो एक ग्रीन हाउस की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आप देखना, आपको देखने को मिलेगा कि उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का अपन यूज करते हैं, जिससे इनकी दक्षता क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में आता है चूंकि फसल उत्पादन क्षेत्र बंद होता है और इसलिए कीटों और बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण होता है। क्योंकि अपन बात करते हैं जो, जैसे कि इसमें फसल उत्पादन अपन कर रहे हैं, तो भाई साहब ये पूरा क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। पूरा क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। तो इसमें कीटों और रोगों का जो नियंत्रण करना क्या रहता है, आसान रहता है। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस में बीजों के अंकुरण की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि अपन बाहर बात करें तो कभी वर्षा नहीं हो रही है, कभी धूप ज्यादा पड़ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, पर अंदर तो सारी चीजें क्या है, कंट्रोल्ड है। तो इसमें क्या होता है, अंकुरण दर भी बढ़ती है। फिर आता है ग्रीन हाउस में टिश्यू कल्चर तकनीक को आसानी से लागू किया जा सकता है। मतलब जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन फसलों को ग्रो कर सकते हैं, कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टिश्यू कल्चर, आपको समझाएंगे जीपीबी 322 में। अगर किसी भी साथी के या किसी भी यूनिवर्सिटी में जीपीबी 322 में माइक्रो प्रोपेगेशन है तो उसमें समझाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है
कि ग्रीन हाउस में टिश्यू कल्चर टेक्निक को आसानी से लागू किया जा सकता है। जो ग्रीन हाउस है उस ग्रीन हाउस में टिश्यू कल्चर टेक्निक को अपन आसानी से यूज ले सकते हैं, ये बात कर ली। इसके बाद में आता है बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि और बागवानी फसलों का उत्पादन अनुसूचियों की योजना बनाई जा सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे खीरे का जो भाव है वो अधिक है, खीरे का भाव अधिक है तो अपन खीरा का क्या करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे। अगर आम का ज्यादा है तो भाई साहब आम का करेंगे। इस प्रकार से बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें खेती कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की जलवायु परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है पीट मॉस, वर्मीकुलाइट, धान की भूसी, कंपोस्ट जैसी विभिन्न प्रकार की उगाने वाली माध्यम सामग्रियों को गहन कृषि में अपन यूज करते हैं। करने का मतलब ये है बेटा, जैसे कि अपन वहां पर ग्रीन हाउस में खेती करेंगे तो आसमान में थोड़ा ना करेंगे, वहां पर भी तो मिट्टी का तो यूज लेते हैं, मर्दा का तो यूज लेते हैं। तो उस मर्दा में ये माध्यम में अपन बढ़िया बढ़िया कंपोस्ट वगैरह ये लेते हैं ताकि न्यूट्रिएंट अधिक मिले, अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है, तो इन माध्यमों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस में अंतरराष्ट्रीय मानकों की निर्यात गुणवत्ता वाली उपज का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में जो अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इस प्रकार का प्रोडक्शन हमारे को क्या करना है, आपको भेजना है, तो उस प्रकार के मानकों वाली क्या की जाती है, उपज का उत्पादन किया जा सकता है ताकि अपन उसको क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। इसके बाद में आता है जब फसलें नहीं उगाई जाती है तो फंसी हुई गर्मी का उपयोग रिलेटेड जो अपने ड्राइंग है उसका उपयोग करके कटाई के बाद की सुखाने व अन्य संबंधित प्रक्रिया का यूज करते हैं। जब ऐसे मान ले कि अपन फसलों को नहीं उगा रहे हैं, अपना जो खेत है, सॉरी ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको कि ग्रीन हाउस में आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, ग्रीन हाउस में आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप उत्पादन नहीं ले रहे हो, आप उत्पादन नहीं ले रहे हो तो उस टाइम उसको एक अन्य उपयोग में भी ले सकते हो। और वो उपयोग होता है कि आपका ये जो ग्रीन हाउस का एरिया है उसमें आप फसलों को सुखा लो, फसलों को क्या कर सकते हो, सुखाने के यूज में भी ले सकते हो। और जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अपन बहुत बार क्या करते हैं, जैसे कि अपने फसल है, फसल को सुखाने के लिए बाहर सुखा देते हैं खुले में, उसमें जानवर वगैरह का नुकसान ज्यादा होता है। अब अपन जो उसमें ग्रीन हाउस में जो गर्मी है उस गर्मी का यूज अपन सुखाने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, फसलों को सुखाने के लिए, उपज को सुखाने के लिए भी तो यूज में ले सकते हैं। नमी को तो कम करते हैं तो उसको सुखाने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस सिंचाई, अन्य इनपुट्स उपयोग और पर्यावरणीय नियंत्रण के स्वचालन के लिए उपयुक्त है और जिन्हें कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब अपन बात करते हैं ना, ये मॉडर्न टेक्निक के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है ग्रीन हाउस। इसके बाद में बात करते हैं कृषि फार्मों पर शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, मतलब उनका खुद का रोजगार मिल जाता है। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या है, ये अपने कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स है कि ग्रीन हाउस के आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट्स देख सकते हो। और ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं। एक बार देखिएगा इनकी स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर अपन बात करते हैं आगे की ओर। स्ट्रक्चर देखो एक बार इनकी, ये है ग्रीन हाउस। जो मैंने बताई वो सारी चीजें हैं या नहीं है, एक बार देखिए तो सही आप। अब अपन सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ बेटा। सबसे पहले प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब है कि एक निश्चित संरचना में अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं और उसमें सारी चीजें क्या रहती है, कंट्रोल रहती है, O2 हो, CO2 हो, तापमान, ठीक है। और इस प्रकार की संरचना अलग अलग होती है, पर अपन मेनली बात करें तो ग्रीन हाउस होता है, ये ग्रीन हाउस है। अब इस ग्रीन हाउस की जो परतें हैं वो क्या है, पारदर्शी, अपने को अंदर की सारी चीजें दिख रही है, इसकी रूप भी क्या है, पारदर्शी है। तो ये अपने क्या है, ये अपने कहीं ना कहीं क्या है, ग्रीन हाउस है। अब ग्रीन हाउस के बारे में देख लिया, अब इसके लाभ क्या होते हैं, एक उत्पादकता अपने को साल भर मिलती रहती है, एक अपन जो इनपुट्स है उन इनपुट्स का सही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में अपन बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें कभी भी अपने को प्रोडक्शन क्या नहीं होती, अपने को कहीं ना कहीं गुणवत्ता ही क्या मिलती है, अधिक मिलती है। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, साल भर में 4-5 फसल ले सकते हैं, अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की गुणवत्ता के आधार पर प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या है, इसके
लाभ है। अब इसके क्या है बेटा, लीन टू टाइप, रिज फर्रो टाइप, इवन स्पेन टाइप, ये अलग अलग प्रकार के क्या है इसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर के आधार पर एक बार बता देता हूं इनके टाइप्स। ठीक है, तो इनके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप। सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे, शेप के आधार पर। शेप के आधार पर अपन क्या देखेंगे, शेप के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार देखेंगे। शेप के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार देखेंगे, और वो डायग्राम भी इसके साथ साथ में ही है। तो देखिएगा शेप के आधार पर इसमें क्या होते हैं, एक तो लीन टू टाइप होता है, एक इवन स्पेन टाइप होता है, एक अनइवन स्पेन टाइप होता है, एक रिज और फर्रो टाइप होता है, शार्ट टूथ टाइप होता है, और कॉन्सेट टाइप होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है जिसकी अपन बात करते हैं, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है। और इस लीन टू डिजाइन का प्रयोग कब करते हैं, जब ग्रीन हाउस को किसी मौजूदा इमारत की दीवार के साथ में बनाया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपना मकान है और इस मकान के साथ में ही मैं इसको क्या कर देता हूं, बना देता हूं। पहले एक दीवार बनी हुई थी, पहले एक दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के अटैच में ही मैं इसका निर्माण कर देता हूं, तो वो लीन टू टाइप का होता है। एक इमारत के खिलाफ बनाया जाता है, मतलब ये इमारत, इधर कोई मकान बना हुआ है, इसके पास में मैंने बना दिया, तो ये उसके खिलाफ बनाया जाता है। और इसके एक या अधिक किनारों के लिए मौजूदा संरचना का प्रयोग करते हैं। एक या अधिक किनारों के लिए मौजूदा संरचना का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में ही यह आमतौर पर दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसकी दिशा क्या होती है बेटा, दक्षिण दिशा होती है। इसके साथ में जो लीन टू टाइप होता है वो आमतौर पर 7 से 12 फीट चौड़ा होता है, 7 से 12 फीट चौड़ा होता है। और इसके साथ में एक या दो पंक्ति वाले प्लांट बेंचेज हो सकते हैं, और इसकी लंबाई उस इमारत की लंबाई के बराबर हो सकती है जिससे यह जुड़ा हुआ है। अब लीन टू टाइप देखे तो सही, क्या है देखने के बिना तो अपने को समझ में ही नहीं आएगा। लीन टू टाइप है। अब भाई साहब ये जो पीछे है ना, पीछे किसी दीवार से अटैच है, उधर क्या है, दीवार से अटैच है। आपने देखा होगा कई जगह पर ऐसी क्या होती है कि सर स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, लीन टू टाइप आपको समझाऊं तो सही, वरना बोलेंगे कि सर आपने तो समझा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं बेटा, समझते हैं। लीन टू टाइप, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, इसको तो अपन समझे बेटा ये क्या होता है। अब समझ में आ रहा है क्या, अब समझ में आ रहा है। कौन सा बताऊं आपको, कि सर ये वाला बताऊं, पहले अपना देखो ये वाला भी समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा तो करें अपन, बड़ा तो करे, बड़ा करने का पैसा थोड़ा ना लगता है कि सर, नहीं लगता है, बड़ा करके दिखा दीजिए हमारे को। सबसे पहले अपन देखिएगा बेटा, इसमें बात कर रहे हैं लीन टू टाइप में रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे तो मरोगे, रटोगे तो मरोगे। देखिएगा सबसे पहले मैं बता रहा था कि लीन टू टाइप में एक ही चीज याद रखना कि लीन टू टाइप एक प्रकार का क्या है, ग्रीन हाउस है। पारदर्शी तो होती है, पर ये किसी पहले मौजूदा, ये इमारत पहले से थी और इसके टच में ही अपन ने बना दिया, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और चार किनारा। ये किनारे टच में है किसके, पहली वाली दीवार के। इसके साथ में ये अपन ने क्या बना दिया बेटा, ये अपन ने क्या बना दिया कि सर ये आपने एक ग्रीन हाउस बना दिया। क्या बना दिया, ग्रीन हाउस बना दिया। अब इसमें एक दीवार तो किसकी काम में आ रही है, वो उधर वाली दीवार तो पूरी मकान की काम में आ रही है, पहले से मौजूदा इमारत थी उसी की काम में आ रही है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार का जो भी ग्रीन हाउस होता है ना, उसमें जो एक ये दक्षिण दिशा में होता है, एक तो कौन सी में होता है, दक्षिण दिशा में होता है मोस्टली। और इसके साथ में ही अपने जो ये जो है वो एक दीवार से जो मौजूदा पहले से कोई इमारत होती है उस इमारत के क्या होता है, टच में होता है। इसके साथ में और बताऊं क्या, एक और, एक ये हो गया। ठीक है, इसको भी देख लो अच्छे से। ठीक है, इसको भी देख सकते हो, ये अच्छे से आपको शो भी हो रहा है। मतलब ये मौजूदा पहले से इमारत है और इस इमारत के लगाकर अपन ने क्या कर दिया, ग्रीन हाउस का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, ग्रीन हाउस का निर्माण कर दिया। ये अपने क्या होता है बेटा, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है। कौन सा होता है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है,
अब इसके बाद में अपन चलते हैं, लीन टू टाइप हो गया कि दीवार से टच होता है, दक्षिण दिशा में होता है, मकान की जितनी साइज है उसी साइज के लगभग ये बराबर होता है। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज आता है, यह आमतौर पर बिजली, पानी और गर्मी स्रोतों के पास स्थित होता है, क्योंकि बिजली अपने मकान में रहती है, पहले से जो अपने इमारत है उसमें रहती है, पानी, गर्मी के स्रोत सब कुछ वहां पर रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, कम खर्चीला होता है। कि खर्च क्यों कम आएगा, क्योंकि एक ये डिजाइन जो है एक प्रकार की आगे की तो है, पीछे का तो पूरा पोर्शन बना हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं, यह है डिजाइन सूरज की रोशनी का अधिकतम प्रयोग करता है और छत के सहारे, मतलब अपन बात करते हैं ना, जो अपना मकान होता है उसके बैक साइड क्या आती है, ज्यादा धूप आती है, तो ये क्या करता है, अधिकतम प्रयोग करता है। लिमिटेड स्थान चाहिए, स्थान भी भाई साहब ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसके साथ में ही लिमिटेड प्रकाश चाहिए इसको, और सीमित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण रहता है इसमें, और सहायक दीवार की ऊंचाई ग्रीन हाउस के संभावित आकार को सीमित कर सकती है, और तापमान नियंत्रण अधिक कठिन हो सकता है। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपने इसके डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद में आता है इवन स्पैन टाइप, वो लीन टू टाइप हो गया। इवन स्पैन टाइप होता है, कौन सा होता है, इवन स्पैन टाइप। तो देखिएगा, इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस एक मानक है पूर्ण आकार की संरचना जिसमें छत की दोनों ढलान समकोण और इसके साथ में चौड़ाई की होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इवन स्पैन जो टाइप होता है वो एक मानक और इसके साथ में पूर्ण आकार की क्या है, संरचना है, जिसमें छत की दोनों ढलान समान कोण और इसके साथ में चौड़ाई की होती है। छत की जो दोनों ढलान है, मतलब छत इस प्रकार की होती है, छत इस प्रकार की होती है, मतलब दोनों ढलान क्या होती है, समान होती है, उनकी चौड़ाई भी क्या होती है, समान होती है, तो वो अपने क्या आ जाएगा, इवन स्पैन टाइप आ जाएगा। इस प्रकार की डिजाइन छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए यूज में लेते हैं और समतल भूमि पर यूज में लेते हैं। 2 या 3 पंक्ति वाले प्लांट बेंचेज को समायोजित कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले बेटा, कि दोनों छतें समान होती है, मतलब दो ढलान होती है, दोनों ढलान क्या होती है, समान होती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर कौन होगी, उसके बारे में तो बात करें बेटा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कौन सा आ जाएगा, इवन स्पैन टाइप, इवन इवन स्पैन टाइप, ठीक है। तो इवन स्पैन टाइप का आप ग्रीन हाउस देख सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इवन स्पैन में, एक बढ़िया सा डायग्राम ले लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सा समझोगे रे मेरे भाई, कौन सा समझोगे, कि सर ये वाला समझे, कौन सा समझे, ये वाला समझ लो आप, ठीक है। अब इसमें देखना बेटा, इसमें देखना, इसमें ये वाली एक तो है, एक ढलान ये वाली है, और ये एक ढलान ये वाली है। अब इन दोनों की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, समान होती है। दोनों की चौड़ाई है वो समान होती है और समतल भूमि पर बनाया जाता है। समतल भूमि पर बनाया जाता है, मतलब इस प्रकार के को क्या कहते हैं, इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस कहते हैं। मतलब इनकी जो छत होती है वो दो ढलान में होती है। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। देखिएगा, दोनों क्या होती है, ढलान होती है, और दोनों जो ढलान होती है उनकी चौड़ाई भी क्या होती है, समान होती है। उनकी चौड़ाई क्या होती है बेटा, समान होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करें तो इसकी जो एडवांटेज है, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। मोर स्पेस, क्योंकि अपने को पता है कि ये अलग से एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। पीछे वाली की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं अपने पहले वाली इमारत के टच में थी, ये उसके टच में भी नहीं है। पौधों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है, और लेन टू जो ग्रीन हाउस है उसकी तुलना में जो डिजाइन है उसमें अधिक क्या होता है, लचीलापन होता है, और हवा के संचलन में क्या होता है, सुधार होता है, और जिससे सर्दियों में समान तापमान बनाए रखते हैं। इसके साथ में स्वतंत्र हीटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए भी क्या होती है, सुविधा होती है। इसके बाद में आता है अन जो इवन स्टेप स्पेन टाइप होता है, उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो लीन टू ग्रीन हाउस की तुलना में लागत क्या आती है बेटा,
लागत अधिक आती है। इसके साथ में उचित निर्माण के लिए अधिक जगह की और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। अधिक जगह की और समतल भूमि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर यह किसी गर्म इमारत के पास नहीं है तो इसमें अलग से हीटिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है। मतलब आपको पता है उसमें तो गर्म इमारत के पास में थी तो उसमें हीटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं थी, तो इसमें अलग से भी हीटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इसके बाद में स्ट्रक्चर और डायमेंशन की बात करें तो एकल स्पैन ग्रीन हाउस की चौड़ाई क्या होती है? आमतौर पर 5 से 9 मीटर होती है, लंबाई 24 मीटर होती है और ऊंचाई 2.5 से 4.3 मीटर होती है। ये आपको ज्यादा याद नहीं करना है क्योंकि मेरे को पता है याद नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अनइवन टाइप आता है जो कि मुख्यतः है पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। अनइवन, वो इवन स्पेन टाइप था, ये अनइवन टाइप था और इसके साथ में ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है बेटा? पहाड़ी क्षेत्रों में इसको मेनली बनाया जाता है। तो ये जो अपने कौन सा होता है? अनइवन स्पैन टाइप होता है। इसको मुख्यतः है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं? अपन बनाते हैं और इसकी जो छतें हैं वो क्या होती है? असमान। क्योंकि इवन टाइप में क्या था? छतें क्या थी कि सर छतें समान थी, इधर वाली छत भी समान थी और इधर वाली भी समान थी। पर अपन बात करते हैं अनइवन वाले में, तो अनइवन वाले में क्या आएगा बेटा? जो छतें हैं वो असमान प्रकार की आएगी। देख लीजिएगा कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? यहाँ पर अपन थोड़ा सा अन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? अनइवन स्पेन टाइप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कि सर अनइवन स्पेन टाइप आ जाएगा। और एक डायग्राम से अपन समझ लेते हैं, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। मतलब उसमें छतें दोनों क्या थी बेटा? समान थी। अब इसमें ये तो देखो कितनी लंबी है, ठीक है, और ये वाली कितनी छोटी है। मतलब ये कहां पर अपनाया जाता है? पहाड़ों में अपनाया जाता है। कहां पर अपनाया जाता है? पहाड़ों में अपनाया जाता है। तो ये अपने कौन सा हो जाएगा? अनइवन स्पेन टाइप हो जाएगा। मतलब इसमें जो बात करते हैं, इसमें जो छत होती है इनकी दोनों क्या होती है? दोनों पोर्शन समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा इसमें क्या होती है? जो छतें हैं वो क्या होती है? असमान चौड़ाई की होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या होती है? अनुकूल होती है। और इसके बाद में आता है यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसके साथ में ही क्योंकि प्राकृतिक ढलान के अनुरूप ढल जाता है और इसके डिजाइन के कारण बेहतर धूप को क्या करता है? अवशोषित करता है और यह ढलान का सही उपयोग करके अधिक जल बहाव को रोकने में भी क्या करता है? मदद करता है। बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन में सबसे पहले समतल भूमि के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि पहाड़ों में क्या रहता है? ज्यादा उपयुक्त रहता है। इसके साथ में ही असमान छत और संरचनात्मक कार्यों के कारण निर्माण इसका क्या होता है? जटिल और महंगा होता है। क्योंकि असमान, एक छत बड़ी है एक छोटी है, तो इनमें क्या होता है? जो निर्माण है बेटा इनका, जो निर्माण है वो निर्माण क्या होता है? महंगा होता है। क्या होता है? निर्माण महंगा होता है। इसके बाद में आता है असमान छत वाले जो ढलान होती है और वो अपने क्या होते हैं? ग्रीन हाउस होते हैं। उनमें भौगोलिक अंतर के कारण रख रखाव क्या होता है? कठिन होता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मतलब अपन बात करते हैं अनिवन का, क्या किया जाता है? बहुत कम किया जाता है और किया भी जाता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है रिज एंड फर्रो टाइप ग्रीन हाउस। कौन सा आ जाएगा? रिज एंड फर्रो टाइप ग्रीन हाउस आ जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं ये कौन सा आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने इस पीडीएफ में भी ऐड कर रखा है। पीडीएफ में क्या ऐड कर रखा है कि सर इस पीडीएफ में मैंने ऐड कर रखा है जो आपके ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम सारे ऐड कर रखे हैं। अब अपन बात करेंगे रिज एंड फर्रो फर्रो टाइप ग्रीन हाउस। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा। तो इसके पहले एक बार इसकी क्या क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स तो देख ले। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में दो या दो से अधिक ए फ्रेम, मतलब जो ग्रीन हाउस की जो संरचनाएं होती है, जो फ्रेम होते हैं, जैसे कि एक ये ग्रीन हाउस है,
एक ये ग्रीन हाउस है, एक ये ग्रीन हाउस है, एक ये ग्रीन हाउस है, एक ये ग्रीन हाउस है, ये आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और मोस्टली एक साइड के ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फ्रेम होते हैं, जो संरचनाएं होती है ग्रीन हाउस की, वो आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और छत का किनारा एक फर्रो या नाली की तरह क्या करता है, काम करता है। मतलब ये जो बीच में जो जगह है ना, ये एक नाली की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक नाली की तरह काम करेगा, जो कि वर्षा के पानी और पिघली हुई बर्फ को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। बाहर निकालने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। मतलब दो अपने ग्रीन हाउस जुड़े हुए हैं, उसके बीच में एक क्या होगी, फर्रो नाली की तरह होगा, और वो कहीं ना कहीं जल के निकास का क्या करेगा, काम करेगा। ग्रीन हाउस के बीच में साइड वॉल हटा दी जाती है और जिससे एक बड़ा आंतरिक भाग बनता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, और इसके स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये वाले अपने क्या है, ये वाले इसी टाइप के हैं। ठीक है, ये वाले अपने क्या है, इसी प्रकार से हैं। अब देख लो, इसमें इसमें ये एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है, ये एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है, ये है। अब ये आपस में जुड़ी हुई है और बीच में एक नाली बनी हुई है। अगर कोई छत पर वर्षा होगी, तो वर्षा होगी तो इधर से क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। इधर से क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। बर्फ भी होगी तो वो बर्फ भी क्या आ जाएगी, बर्फ भी बहकर नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस प्रकार के को क्या कहते हैं, रिज एंड फर्रो टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिज एंड फर्रो टाइप संरचना कहते हैं। बीच में क्या होती है, एक नाली होती है। तो संरचनाओं के आपस में जुड़े होने के कारण भूमि का बेहतर तरीके से क्या हो जाता है, बीच में अगर जगह रखे तो भूमि का भी तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस प्रकार से अगर उनमें जगह नहीं रखते, इस प्रकार की संरचना से क्या होता है, भूमि का बेहतर उपयोग हो जाता है, श्रम लागत में कम आती है, ऑटोमेशन की लागत में कमी आती है, प्रबंधन में सुधार होता है, ईंधन की खपत कम होती है। तो ये अपनी क्या है, बेनिफिट्स है, एडवांटेज है। इसके बाद में आता है डिसएडवांटेज। शुरुआत में, एक बार तो शुरुआत में क्या आएगा, निवेश, मतलब इसमें कॉस्ट क्या लगेगी, अधिक लगेगी। विस्तार करना क्या होगा, कठिन होगा। और बड़े छत क्षेत्र के कारण जटिल जल निकास की आवश्यकता होती है। और निर्माण और रखरखाव के लिए कुशल श्रमिकों की, क्योंकि बीच में एक प्रकार की इस प्रकार की संरचना अपन क्रिएट करेंगे, तो उस संरचना के लिए क्या चाहिए बेटा, कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। क्या होती है, कुशल श्रमिकों की क्या होती है बेटा, जरूरत होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है सा टूथ टाइप ग्रीन हाउस। कौन सा आता है, सा टूथ टाइप। ये कौन सा आता है, सा टूथ टाइप। ये आपको पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सा टूथ टाइप जो ग्रीन हाउस है, वो रिज एंड फर्रो ग्रीन हाउस का एक संशोधित रूप है। मतलब वैसा ही था, पर इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। और जिसे प्राकृतिक वेंटिलेशन, हवा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और कई जुड़े हुए हिस्से होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कई जुड़े हुए हिस्से होते हैं। और जिनकी जो अपन बात करते हैं, छतें आरी की समान होती है। आरी के जो दांत होते हैं, आरी देखी हुई है क्या, आरी के दांत के पैटर्न के अनुसार होती है। वो भी अपन बात कर लेते हैं, वो भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सा टूथ टाइप कौन सा होता है, किसकी बात करेंगे बेटा, सा टूथ टाइप की बात करेंगे कि सा टूथ टाइप का किस प्रकार से होता है। सा टूथ टाइप ग्रीन हाउस, सा टूथ टाइप क्या आ जाएगा बेटा, ग्रीन हाउस हो जाएगा। अब इसमें देखना आप, इसमें अलग ही प्रकार की क्या है, एक प्रकार की संरचना है। ठीक है, जो आरी के दांत होते हैं ना बेटा, उसी प्रकार से हैं। आरी के दांत होते हैं उसी प्रकार से हैं, उसी प्रकार से हैं। और इधर क्या है, ये नेचुरल वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। नेचुरल जो हवा है वो बाहर की आसानी से क्या कर सके, अंदर प्रवेश कर सके। तो ये अपने क्या है, एक प्रकार का सा टूथ टाइप का है, ताकि आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। ये क्या है बेटा, सा टूथ टाइप है। ये सा टूथ टाइप है, मतलब आरी के दांत के समान है। आरी के दांत के समान है, इधर से क्या हो जाती है, हवा चली जाती है। मतलब उसी का रूप है, लगभग वैसा ही है। पर अपन बात करते हैं
यहाँ पर आरी के समान एक तो ये वाली संरचना थोड़ी सी बदल रही है, यहाँ पर खुला है ताकि नेचुरल वेंटिलेशन इनमें हो सके। तो ये कौन सा होता है, सा टूथ टाइप होता है। कौन सा होता है बेटा, सा टूथ टाइप होता है। ये आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। इसमें बात करते हैं जिनकी छतें आरी के पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है और हवा को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब नेचुरली रूप से ये क्या होता है, बाहर निकलती है हवा। और इसको प्राकृतिक के जो शीतलन है वो की क्या होता है, इससे पॉसिबल हो पाता है। इसमें देखिएगा, वाई इज इट कॉल्ड सा टूथ, इसे सा टूथ क्यों कहा जाता है, इसे सा टूथ क्यों कहा जाता है, ये देखिएगा। सबसे पहले सा टूथ क्यों कहते हैं वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले सा टूथ इसकी छत की संरचना के कारण पड़ा है। सा टूथ इसका जो नाम पड़ा है वो इसकी जो छत है ना, छत में क्या है, एक आरी के समान संरचना उसके समान पड़ा है, जो आरी के दांतों जैसी दिखाई देती है। बेहतर वायु प्रवाह है और तापमान नियंत्रण, क्योंकि अपन बात करते हैं नेचुरली होता है, नेचुरली उसमें हवा प्रवेश करेगी, तापमान प्रवेश करेगा, सारी चीजें प्रवेश करेगी, तो इसलिए इसको सा टूथ टाइप भी कहते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ओपन रूफ एंड वेंटिलेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो रूफ का वेंटिलेशन होता है वो क्या रहता है, ओपन रहता है, मतलब आसानी से उसमें अपन एक तो बात करते हैं क्या, एक तो वहां पर अपन लगाए एग्जॉस्ट लगाए, एक वहां पर नेचुरली रूप से हो रहा है तो ओपन रूफ वेंटिलेशन होता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है सुटेबल, सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। इसके बाद में आता है लोअर एनर्जी कॉस्ट, मतलब इसमें एनर्जी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, कम ऊर्जा की लागत आती है। तो ये अपने क्या है, इसके कहीं ना कहीं एडवांटेज है। इसके बाद में देखिएगा कॉन्सेट टाइप आता है। कौन सा आता है बेटा, कॉन्सेट टाइप आता है। ये कहीं ना कहीं अर्धवर्ताकार होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, सेमी सर्कुलर टाइप का होगा। पाइप आर्चेस या ट्रस, ट्रस वाला टेंट देखा है क्या आपने, उस टाइप से ये बनाया जाता है। और पाइप परलिंस के सहारे क्या किया जाता है, इसको सहारा दिया जाता है। और इसके साथ में ही कम लागत वाले और हल्के और निर्माण में क्या होते हैं, आसान होते हैं, छोटे स्तर की खेती के लिए और अनुसंधान के लिए ये होते हैं कॉन्सेट टाइप। कौन से होते हैं बेटा, कॉन्सेट टाइप होते हैं। तो इन कॉन्सेट टाइप की संरचना को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कॉन्सेट टाइप की संरचना। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कॉन्सेट टाइप की करते हैं। कॉन्सेट टाइप ग्रीन हाउस, मैंने कहा था कि ये किस प्रकार का होगा, एक चाप, जो अपने क्या होता है, चाप होता है, अर्धवर्ताकार होता है। क्या होता है, एक पूरा वर्ताकार तो क्या होगा कि सर पूरा वर्ताकार तो ये हो जाएगा, ये क्या है, अर्धवर्ताकार है। क्या है बेटा, अर्धवर्ताकार है। इसमें खर्च वगैरह भी क्या आता है, कम आता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं, कॉन्सेट कहते हैं। कोई भी अपने को अनुसंधान वगैरह करना हो तो इसी प्रकार का अपन क्या लेते हैं, इसी प्रकार का जो अपने ग्रीन हाउस है वो यूज में लेते हैं। ये अर्धवर्ताकार होता है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से ही मेरे हिसाब से आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये समझ में आ गया कि क्या होता है, एक प्रकार का ट्रस वगैरह अपन ने इस प्रकार से बना लिया अर्धवर्ताकार टाइप में, और फिर उस पर क्या कर दिया जाता है, ऊपर जो रूफ मटेरियल है उससे क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। फीचर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, अर्धवर्ताकार आकार का होता है, लागत कम आती है, आसानी से क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेट ग्रीन हाउस, मतलब ये जो कॉन्सेट ग्रीन हाउस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है फ्री स्टैंडिंग, मतलब प्रत्येक ग्रीन हाउस स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है इंटरलॉकिंग रीजेंट फर्रो कॉन्सेट, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कई कॉन्सेट जो ग्रीन हाउस है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें देखिएगा, अभी अपन ने बात भी की थी। देखिएगा,
इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इस प्रकार की संरचना में क्या होते हैं, इस प्रकार की संरचना में अनेक जो अपने ग्रीन हाउस है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये संरचना कौन सी होती है, ये कहीं ना कहीं अपनी इंटरलॉकिंग संरचना होती है। कौन सी होती है बेटा, इंटरलॉकिंग संरचना होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता के आधार पर अपने को क्या करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिएगा अब अपन चलते हैं आगे की ओर। तो चले आगे की ओर। अब अपने को किसके बारे में देखना है, अब अपने को यूटिलिटी के आधार पर किसका टाइप देखना है, ग्रीन हाउस के प्रकार देखने। किसके देखने बेटा, ग्रीन हाउस के प्रकार देखने। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, अपने को किसके लिए काम में आ रहा है, खरीफ की सीजन के लिए काम में आ रहा है या रबी की सीजन के लिए काम में आ रहा है, किस सीजन के लिए काम में आ रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, यूटिलिटी के आधार पर अपने जो ग्रीन हाउस है उनके प्रकार आ जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस को उनकी उपयोगिता के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तापमान जो नियंत्रण है वो सक्रिय हीटिंग और सक्रिय कूलिंग की सुविधा वाले गुण जो ग्रीन हाउस है वो शामिल होते हैं। देखिएगा एक तो क्या होते हैं, जैसे सर्दी है, सर्दी के मौसम अपने को चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सर्दी का मौसम है, गर्मी वाली अपन जा रहे हैं, तो उसमें तो क्या होना चाहिए, अपने को गर्मी देनी होगी, मतलब हीटिंग करनी होगी। और इसके साथ में गर्मी वाला मौसम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा, मतलब उसको कूलिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा उसमें। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस फॉर एक्टिविटी, मतलब ये किसके लिए होते हैं, एक्टिविटी, वो सर्दियों में यूज में लेते हैं, सर्दियों में यूज में लेते हैं इनको। देखिएगा ये ग्रीन हाउस ठंडे क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं जहां पर बाहरी तापमान बहुत कम होता है और पौधों की वृद्धि के लिए अतिरिक्त गर्मी की आवश्यकता होती है। मतलब बाहर क्या है बेटा, बाहर अपने पास में क्या है कि सर बाहर तो क्या है, बाहर तो ठंड है, क्या है, ठंड है। अंदर जो प्लांट्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको गर्मी चाहिए, उनको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। तो अंदर क्या किया जाता है, अंदर गर्मी मतलब एक्टिव हीटिंग, मतलब हीटिंग का क्या किया जाता है, हीटिंग सिस्टम यूज में लेते हैं। इसमें कृत्रिम तापीय प्रणाली हीटिंग सिस्टम जैसे कि गर्म हवा की भट्टियां, गर्म पानी की हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटर, सौर हीटिंग सिस्टम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और यह शीत ऋतु में फसलों के लिए आदर्श तापमान बनाए रखने के लिए खेती की जाती है। मतलब ये विंटर सीजन में सर्दियों में करते हैं, तभी तो अंदर क्या करते हैं अपन, सर्दियों में खेती करते हैं, तभी तो बाहर क्या होगा, बाहर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, बाहर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कम होगा। इसमें मुख्य रूप से टमाटर, टमाटर, शिमला मिर्च, गुलाब, आर्किड जैसे फूलों की खेती के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये अपने कौन सा होता है, एक्टिव हीटिंग के लिए ग्रीन हाउस होता है। मतलब ये अपन कहीं ना कहीं किस में लेते हैं कि सर ये अपन लेते हैं जो बाहर की ओर जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, मतलब सर्दियां होती है, उस कंडीशन में अपन इसको यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट ग्रीन हाउसेस फॉर एक्टिव कूलिंग। क्या आता है, एक्टिव कूलिंग, मतलब बाहर टेम्परेचर क्या होगा, बाहर टेम्परेचर अत्यधिक होगा, बाहर टेम्परेचर अत्यधिक होगा और उस कंडीशन में अंदर की ओर क्या होगा, अंदर की ओर अपने को ठंडा करना पड़ेगा, अंदर की ओर क्या करना पड़ेगा बेटा, ठंडा करना पड़ेगा। तो ये ग्रीन हाउस गर्म और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। मतलब बाहर क्या होती है, गर्मी होती है, उस कंडीशन में एक्टिव कूलिंग वाला यूज में लेते हैं। और इसके साथ में जहां पर अत्यधिक गर्मी पौधों के लिए सहन करना हानिकारक हो सकती है, तो उस कंडीशन में बाहर तो क्या रहती है, गर्मी रहती है, इसलिए अंदर से क्या रखा जाता है, ग्रीन हाउस को ठंडा रखा जाता है, तो उसको एक्टिव कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव कूलिंग। उसके लिए आप वाष्पीकरणीय शीतलन, धुंध प्रणाली या पंखा व पेड प्रणाली, सेटिंग नेट, कुछ भी आप उसमें यूज में ले सकते हो ताकि उसकी नमी बनी रहे और हीट स्ट्रेस मतलब जो गर्मी है उस गर्मी का प्रभाव कम पड़ सके। तो वो अपने क्या आता है,
ग्रीन हाउस आता है किसके आधार पर, वो कहीं ना कहीं अपने आता है तापमान के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पर कि अपन सर्दियों में यूज में ले रहे हैं, गर्मियों में यूज में ले रहे हैं। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उसको आप किस प्रकार की सामग्री से बना रहे हो, उसके आधार पर ग्रीन हाउस अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें तो ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। एक तो होता है लकड़ी का फ्रेम, मतलब वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर वाला ग्रीन हाउस। वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर वाला जो ग्रीन हाउस होता है वो हो जाएगा। मतलब ये किसके आधार पर बना हुआ होता है, ये लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, लकड़ी से बना होता है। यह ग्रीन हाउस छोटे आकार का होता है और कम लागत में बनाया जाता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, स्टील वगैरह कुछ भी यूज में लेते हैं, लोहे वगैरह कुछ भी यूज में नहीं लेते, इसमें लकड़ी यूज में लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फ्रेम लकड़ी का बनाया जाता है और प्लास्टिक शीट के ऊपर पहले तो लकड़ी का फ्रेम बना देंगे और उस पर प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह से क्या कर दिया जाएगा, उसको कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद में आता है हल्का और सस्ता होता है। क्या होता है, ये हल्का होता है और सस्ता होता है और कम टिकाऊ होता है, क्योंकि लकड़ी नमी और कीटों से जल्दी खराब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है दीमक वगैरह लगकर क्या कर देती है, लकड़ी को खराब कर देती है। नमी से भी क्या होती है, लकड़ी खराब होती है। तो यह नर्सरी, होम गार्डनिंग और छोटे स्तर पर खेती के लिए उपयुक्त होता है। फिर आता है पाइप। किससे बना होता है बेटा, एल्यूमिनियम के पाइप और स्टील वगैरह, जीआई इनके पाइपों से बना होता है। यह हल्का, मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला होता है और बड़े आकार के ग्रीन हाउस के लिए ये स्ट्रक्चर क्या रहती है, बेस्ट रहती है, पाइप फ्रेम वाली। इसके बाद में आती है, इसे पॉलीथीन सीट, पॉलीकार्बोनेट पैनल से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। यह ऑटोमेशन सिस्टम और आधुनिक खेती के लिए क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। मतलब ये क्या है, पाइप फ्रेम वाला, पाइप फ्रेम वाला, पाइप फ्रेम वाला क्या है बेटा, ग्रीन हाउस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस फ्रेम्ड ग्रीन हाउस। मतलब ये किसका होता है, ट्रस फ्रेम वाला होता है। किसका होता है बेटा, ट्रस फ्रेम वाला होता है। मतलब इसका जो फ्रेम होता है वो कहीं ना कहीं किससे होता है, ट्रस। अभी बात किए थे ट्रस टाइप का, मतलब इसमें क्या होता है, ट्रस टाइप के क्या होते हैं, ट्रस वाला आपने टेंट भी देखा होगा, उस टाइप से होता है कि इसकी छत व दीवारों को सहारा देने के लिए ट्रस का उपयोग किया जाता है। और ट्रस संरचना स्टील, लोहे, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये मजबूत होती है और क्या होती है, टिकाऊ होती है, पाइप वाले स्ट्रक्चर की कंपेयर में। इसके बाद में आता है, ये बड़े व्यावसायिक और रिसर्च सेंटर के लिए क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है। ये महंगा होता है और लंबे समय के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं ग्रीन हाउस टाइप्स ऑन बेस्ड कवरिंग मटेरियल। मतलब जो अपन कवर करते हैं ऊपर की ओर, अपन क्या करते हैं, ऊपर पॉलीथीन डालते हैं कि कांच डालते हैं कि क्या, किस चीज से कवर करते हैं, प्लास्टिक से कवर करते हैं। मतलब उसका जो ऊपर का कवर मटेरियल है, वो कवरिंग मटेरियल क्या यूज में लेते हो, या फिर साइड की दीवारों को कवर करने के लिए किस प्रकार के मटेरियल को आप यूज में लेते हो, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है ग्लास ग्रीन हाउस। कौन सा होता है, ग्लास ग्रीन हाउस होता है। कौन सा होता है बेटा, ग्लास ग्रीन हाउस होता है, जिसमें क्या होता है, कांच से बना, अधिक प्रकाश प्रवेश करता है, लेकिन क्या होता है, यह महंगा होता है। बेहतर तापमान नियंत्रण और मुख्यतः विकसित देशों में अपन क्या करते हैं, ग्लास ग्रीन हाउस का यूज करते हैं। मतलब इसमें क्या लगाते हैं, कांच के ग्लास वगैरह से, वो ग्लास नहीं है कांच वाले ग्लास जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, नहीं बेटा। इसमें क्या करते हैं, कांच से क्या करिए, क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है चारों प्रकार की संरचनाओं को। फिर आता है प्लास्टिक फिल्म। मतलब प्लास्टिक फिल्म मतलब जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस बोलते हैं। पॉलीकार्बोनेट मतलब एक पॉलीकार्बोनेट शीट होती है, उससे जब कवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो तो कवरिंग मटेरियल के आधार पर है। कवरिंग मटेरियल सेकंड टॉपिक में और बात कर लेंगे अपन। इसके बाद में आता है क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड ग्रीन हाउस। मतलब जो अपना ग्रीन हाउस होता है, उस ग्रीन हाउस में अपन क्या करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तभी तो क्या हो पाएगा, तभी तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहेंगे। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कब बोलेंगे, जब जलवायु को नियंत्रित करके अपन खेती करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं।
टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब है कि अपन क्या बढ़ाते हैं, हीटिंग बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं बेटा, हीटिंग बढ़ाते हैं। ठंड के मौसम में तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस को गर्म किया जाता है। मतलब ठंड का मौसम होता है और ठंड के मौसम में अपन क्या करते हैं, तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये अपने हीटिंग आता है। मतलब अगर तापमान बढ़ाना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं सर्दियों में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, हीटिंग, मतलब तापमान को बढ़ाना। कूलिंग, कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर को घटाना। अगर अपन जैसे गर्मी वाली दिनों में अपन फसलें लगा रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, अपना को ठंडा करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक नमी को आपको बढ़ानी है, एक नमी को घटानी है, ठीक है, तो दो प्रकार के उपाय होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन एक तो क्या होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल में अपन ने बात की थी कि उसमें क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन बना होता है, मतलब उसमें क्या होता है, खुला भाग होता है, उससे क्या होती है, बाहर की वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। इसके बाद में आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है उसमें जैसे एग्जॉस्ट वगैरह, एग्जॉस्ट फैन होता है, आपने कई जगह देखा होगा, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए अपन यूज में लेते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाया जाता है। इसके बाद में आता है लाइट कंट्रोल, मतलब अधिक प्रकाश को कम करना और इसके साथ में प्रकाश की मात्रा बढ़ाना, जो कि कृत्रिम और नेचुरल तरीके से अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर आता है CO2 इनहेंसमेंट, मतलब CO2 की क्या की जाती है बेटा, CO2 की पूर्ति की जाती है। तो ये अपने क्या है, ये अपने क्लाइमेट कंट्रोल है। तो क्या क्या चीजों का कंट्रोल किया जाता है, ये चीजें रखनी है और इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं किस चीज के बारे में बात की। सबसे पहले अपन ने बात की कि सर ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, इसके साथ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कल्टीवेशन क्या होती है। इसके बाद में अपने आता है ग्रीन हाउस और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गई। सेकंड अपने आता है जिसमें अपन ने बात की इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बाद में अपन ने बात की, टाइप्स के बाद में कवरिंग मटेरियल क्या क्या है, कवरिंग मटेरियल क्या क्या है। इसके बाद में अपन ने बात की कि क्या क्या क्लाइमेट में कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या क्लाइमेट में कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बात की। तो मेरे हिसाब से इन टॉपिकों में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना, तो बेटा एप्लीकेशन पर डाउनलोड मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको डाउट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके साथ में अगर कोई साथी देख रहा है यूट्यूब पर, तो वो साथी जुड़ सकते हैं अपनी कंप्लीट क्लासेस के लिए अपने एप्लीकेशन पर, और वहां पर कंप्लीट क्लासेस चल रही है, कंप्लीट नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। अगर इन टॉपिकों में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इन नंबरों पर कॉल मैसेज कर देना 8690596638, ठीक है, इन नंबरों पर आपको कॉल मैसेज करना है। और ये ग्रीन हाउस और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, इसके टाइप्स हो गए, कवरिंग मटेरियल हो गया और क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और इस नंबरों पर मैसेज करना अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।